आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर खबरों का सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। गुजरात के पाटन में पशुओं की मदद के लिए एक भजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में वहां के मशहूर गायक कीर्तिदान गढ़वी ने भजन गाए। इस दौरान लोगों से भजन कार्यक्रम में एंट्री के लिए टिकट की जगह रोटी लाने को कहा गया ताकि ये रोटी पशुओं में बांटी जा सके। हनुमान मंदिर में हुए इस भजन कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने कलाकारों के चारों ओर रोटी के ढेर लगा दिए। बताया गया कि लोग यहाँ 50,000 से ज्यादा रोटी लाए थे। बेजुबानों के लिए हुई इस पहल की वहाँ काफी तारीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीआरपीएफ ने एक पहल की और इलाके के लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया। ये कैंप फ्री था, यानी इसके लिए मरीजों को कोई पैसे नहीं देने पड़े। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी बिना पैसे लिए दी गई। इस मेडिकल कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपना इलाज करवाने पहुंचे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये मेडिकल कैंप लगाने पर इलाके के लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। मैं चाहूंगा कि बार बार ऐसे प्रोग्राम हो, बार बार लोगों की जरूरत यहाँ पूरी हो। इसके लिए मैं सीआरपीएफ वालों के अफसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यह प्रोग्राम यहां मुनक्किद किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में फिसले एक युवक को सकुशल बचाया गया। दरअसल यहां नहाते वक्त युवक का पैर फिसल गया, जिसके बाद वो बहने लगा। हालांकि तुरंत ही उसने पुल से लटकी जंजीरों को पकड़ लिया। इसके बाद वहां तैनात जल पुलिस के जवानों ने इस युवक को देखा तो तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस दौरान जल पुलिस के जवानों जानूपाल और सनी कुमार ने उसे सकुशल बचा लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 20 साल के लड़के ने बैटरी से चलने वाली साइकिल बनाई। आदित्य शिवहरे के अनुसार इस इलेक्ट्रिक बाइक से महंगाई और प्रदूषण दोनों से निजात मिल सकेगी। दावा है कि इस साइकिल में प्रति किलोमीटर 10 पैसे का खर्च आता है, यानी ये काफी किफायती साबित हो सकती है। आदित्य पहले भी ऐसी कई खोज कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार भी मिले। साथ ही पीएमओ भी उनकी तारीफ कर चुका है। मध्य प्रदेश के सागर में एक डॉक्टर अपनी कार पर गोबर का लेप लगाकर सुर्खियों में आ गया। दरअसल होम्योपैथिक पद्धति से इलाज करने वाले डॉक्टर सुशील सागर यहां के एक आरोग्यम सेतु स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से गर्मियों में कार के अंदर राहत मिलती है। डॉक्टर का दावा है कि गाय के गोबर का लेप करने से गर्मी कम लगती है और अंदर से ये कूल बनी रहती है। डॉक्टर सुशील के अनुसार गोबर के लेप से सूर्य की सीधी किरणें कार के ऊपरी हिस्से पर नहीं पड़ती है। इसमें गोबर का लेप करने से चद्दर जो है धूप पड़ने से एकदम हीटेड नहीं होती है। गाड़ी जो अंदर से है टेम्परेचर उसका कम बना रहता है। और अपन जैसे उसमें एसी भी चलाते हैं तो एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है इसमें, और एसी चलाने की मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डायबिटीज की बीमारी से जुड़ी है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लाखों लोगों की हर साल जान जा रही है और इसका असर घर परिवार से लेकर मेडिकल सिस्टम पर पड़ रहा है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि खान-पान में लापरवाही का डायबिटीज से गहरा कनेक्शन है। इसलिए डायबिटीज के मामले में डाइट को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। चमक दमक, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, साथ ही शौक सुविधाओं के तमाम इंतजाम। देखा जाए तो ये जिंदगी कितनी खूबसूरत दिखती है। पढ़े लिखे कामकाजी लोगों की जिंदगी में यूं तो जरूरत का हर एक सामान है, लेकिन क्या सेहत को लेकर भी ये लोग सावधान हैं?
दिन रात काम करते और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहीं सेहत की फिक्र पीछे तो नहीं छूट गई। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में की गई एक स्टडी के अनुसार खाने पीने में लापरवाही की वजह से दुनिया डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का सामना कर रही है। और भारत के लिहाज से ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी बड़ी आबादी पहले से ही डायबिटीज की चपेट में है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि मेडिकल जर्नल नेचर मेडिसिन में छपी इस स्टडी में क्या सामने आया है। तो इसके अनुसार दुनिया में हर साल डायबिटीज के 1 करोड़ 40 लाख केस की वजह खराब खान पान है। स्टडी में 1990 से 2018 तक के डेटा का इस्तेमाल किया गया है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खान पान के तौर तरीकों को देखा गया है। डायबिटीज आज दुनिया और भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और इसका कनेक्शन खान पान और लाइफस्टाइल से है। ये स्टडी भी खान पान को लेकर लोगों को सावधान करती है, जिसमें खान पान की दर्जन भर चीजों पर गौर किया गया और इसमें सामने आया है कि टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ाने में खान पान की 3 आदतों का योगदान सबसे ज्यादा है। पहला, साबुत अनाज कम खाना, दूसरा, परिष्कृत चावल ज्यादा खाना और तीसरा, जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड मीट खाना। इसके अलावा भी कई दूसरे फैक्टर अहम हैं, मसलन जरूरत से ज्यादा फ्रूट जूस पीना, सब्जियां या बीज का कम इस्तेमाल और सूखे फल नहीं खाना, यानी जो शरीर के लिए ठीक नहीं उसकी मात्रा भोजन में ज्यादा है और जो जरूरी है उसे लोग कम से कम खा रहे हैं। स्टडी ये भी कहती है कि इसी वजह से डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है और आगे भी तेजी से बढ़ सकती है। इस स्टडी में दुनिया के 184 देशों को शामिल किया गया है और चिंता की बात यह है कि सभी देशों में 1990 से 2018 के दरमियान डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़े हैं और इसका असर व्यक्ति, उसके परिवार और हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ा है। हम आपको भारत में इस बीमारी से जुड़े आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि इस बीमारी से लड़ने के लिए खान पान और खान पान के तौर तरीकों को ठीक करना बेहद जरूरी है और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये रिपोर्ट जो आपने देखी असल में वो टाइप 2 डायबिटीज को लेकर है, जो टाइप 1 डायबिटीज से अलग होता है। हालांकि दोनों के लक्षण कमोबेश एक जैसे होते हैं। दोनों ही केस में शरीर ग्लूकोज को ठीक से स्टोर और इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन दोनों के बीच का फर्क आपको समझना चाहिए। टाइप 1 में शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, इसलिए शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जबकि टाइप 2 में शरीर को इंसुलिन पर जितनी रिस्पॉन्स देना चाहिए वो नहीं मिलता। इस तरह दोनों तरह की डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा होता है, जो शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जहां टाइप 1 के लक्षण तुरंत नजर आते हैं, वहीं टाइप 2 के लक्षण वर्षों तक दिखाई नहीं देते। पता तब चलता है जब परेशानी बढ़ती है। दोनों ही तरह के डायबिटीज को अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो कई तरह की समस्याएं हो सकती है और ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। दुनिया ही नहीं बल्कि भारत में ये बीमारी बड़ी चुनौती बन चुकी है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7.4 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, लेकिन 2045 तक डायबिटीज के मरीजों की संख्या 12.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस तरह चीन के बाद भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स होंगे। बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि बड़ी आबादी ऐसी है जिसे इस बात की खबर नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। ये खतरनाक स्थिति है क्योंकि इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर हो सकता है। दूसरी चिंता की बात यह है कि भारत में 20 साल से कम उम्र के 2.29 लाख से ज्यादा युवा डायबिटीज से जूझ रहे हैं। यह संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस तरह ये बीमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। 2021 में दुनिया भर में डायबिटीज से 67 लाख मौतें हुई थी। मौत के मामले में चीन, फिर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत, जहां 6 लाख लोगों की मौत हुई। इसलिए इस बीमारी से सावधान रहना बेहद जरूरी है। जैसा कि स्टडी में दावा किया गया है, इसका कनेक्शन खान पान से है। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ क्या खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस पर हमने बात की डाइटिशियन पूजा यादव से।
प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि एक्सेसिव शुगर और प्रोसेस्ड आइटम, प्रोसेस्ड केमिकल्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि उससे आपको डायबिटीज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जंक फूड, पिज्जा, बर्गर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जंक फूड हैं जिसमें मैगी ओनली मैदा से बने हुए होते हैं, माइक्रोनी। ये सारे फूड जो होते हैं वो हाई कार्ब्स के होते हैं, जिसमें बिल्कुल नील अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है फ्राइड आइटम्स, जो कि अपनी डाइट में आपको नहीं लेने हैं। उसमें एक्सेसिव अमाउंट में फ्राइड फैट्स होते हैं, जो कि आपको अपनी डाइट से इतने फैट्स ऐड नहीं करने, जो कि आपको ओबेसिटी का भी कारण होते हैं, हाई फैट डाइट। तो इसके बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर इनटेक करना है और डाइट को एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर इनटेक अच्छा करना है, स्प्राउट्स ऐड करने हैं अपनी फुल डे की डाइट में। इसके अलावा आप योगा और वॉक जरूर करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल हमारी हो गई, लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो गई है, जिसकी वजह से भी ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं और डायबिटीज के भी शिकार। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया और यूपी के डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा। इस बीच माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो एक बिल्डर से 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि जेल से अतीक ने भी इसी बिल्डर को धमकी भरा मैसेज भी किया था। उधर प्रयागराज में अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में अब कानून का राज है, यहां कोई भी अपराधी धमका नहीं सकता। साथ ही उन्होंने यूपी को दंगा मुक्त राज्य बताया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। उसे पंजाब की बठिंडा सेंट्रल जेल से लाया गया था। एनआईए ने पिछले साल दिसंबर में केस दर्ज किया था। इसमें हथियारों की तस्करी के लिए आतंकी संगठनों से लिंक के भी गंभीर आरोप हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पार्किंग को लेकर सख्त रुख अपनाया। उसने लखनऊ नगर निगम को दुकानदारों, मॉल मालिकों या किसी और की तरफ से चलाए जा रहे अवैध पार्किंग स्थलों का सर्वे करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने इस बारे में लखनऊ विकास प्राधिकरण को हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसमें पूछा गया कि क्या बड़े व्यावसायिक भवन जैसे मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम और शॉपिंग मॉल आम जनता से पार्किंग के लिए पैसे ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि इसमें वो बाल-बाल बच गए। इस हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली और एनसीआर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। कहा जा रहा है कि 45% घरों में एक से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। G20 देशों के प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे, जहां उनका खास तरीके से स्वागत हुआ। G20 देशों के इन प्रतिनिधियों का पहाड़ी अंदाज में वेलकम किया गया। वहीं उनके सामने लोक कलाकारों ने डांस भी किया। G20 देशों के ये प्रतिनिधि एक बैठक के लिए यहां पहुंचे हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारी है। जोर सभी पार्टियों ने लगाया है, लेकिन बीजेपी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरी है। नगर पालिका परिषद के लिए अब तक करीब 44% टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। इस तरह यूपी में आधी आबादी को लोकल सरकार में आधी भागीदारी देने की कोशिश है। उम्मीदवार पर्चा भरने जाए तो समर्थकों में जोश होना नई बात नहीं, लेकिन इन महिलाओं की खुशी की वजह सिर्फ सियासी नहीं। बीजेपी ने लखनऊ सीट से मेयर पद के लिए सुषमा खरकवाल को उतारा है। यूपी की राजधानी में महिला उम्मीदवार की दावेदारी से बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिला समर्थकों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और जोश हाई है।
यूपी में नगर पालिका के चुनाव है और बीजेपी ने एक अच्छा प्रयोग करते हुए पहले चरण में 44% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए हैं। यानी आधी आबादी को लेकर सरकार में करीब आधी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश है। इसी के तहत करीब 30 साल से पार्टी की कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की पदाधिकारी रही सुषमा खरकवाल को लखनऊ की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो महिला के लिए आरक्षित सीट है। आइए छोड़िए। आपको लगता है कि आधी आबादी के हाथ में इस बार होगी नगर निकाय की चाबी, बीजेपी ने ये तय? बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट हमारी पार्टी ने ही दिया। बीजेपी ही आधी आबादी का ध्यान रखती है, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो। बीजेपी ने कई सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। ये फैसला विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं के समर्थन और बीजेपी महिला विंग के प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। बताया जा रहा है कि योग्यता के आधार पर भी महिलाएं टिकट के लिए बेहतर साबित हुई। बीजेपी ने अवध इलाके में 27 नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 13 महिलाओं को टिकट दिया है। काशी क्षेत्र में 10 नगरपालिकाओं में 5 सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर क्षेत्र यानी गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों की 6 सीटों के लिए 3 महिलाएं उम्मीदवार हैं, तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 12 में से 5 सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह ब्रज क्षेत्र की 10 में से 5 सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार हैं, तो पश्चिम क्षेत्र की 33 नगरपालिकाओं में 12 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। क्योंकि जो मोदी ने सोच लिया कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है, और क्या कहते हैं, ये तो है कि महिला अगर घर से निकल गई है तो 100% वो कहीं भी जाएगी कमल खिला के लाएगी। रिश्तेदार नातेदार सबको लेके चलती है तो एक समाज को बहुत अच्छी तरह सुव्यवस्थित और सुगठित रूप से आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है पुरुषों से ज्यादा अधिक काम महिलाएं करती हैं, क्योंकि अपने घर बच्चे परिवार को छोड़ के भी जैसे वो घर को संभालती हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी का काम करती हैं और प्रदेश को आगे। जनता का काम, क्योंकि अब तो जनता के बीच जनता का ही काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जनता का ही काम हुआ। यूपी में नगर निकाय चुनाव में मेयर की 17 सीटें हैं। 199 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 199 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के लिए 554 सीटें हैं। इनमें ओबीसी और अनुसूचित जातियों के साथ महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन सामान्य सीटों पर भी बीजेपी ने महिलाओं को आगे किया है। जानकार मान रहे हैं कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी होगा। यही बीजेपी है, यही बीजेपी है। बीजेपी महिला को भी, अगड़े को भी, पिछड़े को, हिंदू को भी, मुसलमान को, सबको साथ में लेके चली। हमारी लिस्ट देखो तो सिंधी भी है, पंजाबी भी है, मुस्लिम भी है, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित सब मिला हुआ है। यही भाजपा है। हाँ, निश्चित रूप में ये जरूरी भी है। महिलाओं की सहभागिता देश और प्रदेश के विकास में जरूरी है। सीटें आरक्षित होने की वजह से दूसरी पार्टियों ने भी महिला उम्मीदवार उतारे हैं और महिला उम्मीदवारों का असर चुनावी मुद्दों पर भी नजर आ रहा है। आप देख लीजिए इस रोड की हालत, आप नगर निगम के पोस्टर की हालत देख लीजिए, उनके भ्रष्टाचार का हाल देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, जल भराव का हाल देख लीजिए, स्टैंड माफियाओं का हाल देख लीजिए, आवारा पशुओं का हाल देख लीजिए। हर दूसरे दिन 2 बच्चा कटा रहता है, काटते हैं, परेशान करते हैं। तो ये नगर निगम आखिर कर क्या रही है? मेरा वही मुद्दा है जिससे आम आदमी परेशान है। अभी दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, लेकिन जो रुख नजर आ रहा है उससे लगता है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी। इससे पहले के चुनाव में भी बीजेपी ने 16 में से 14 मेयर पदों पर जीत दर्ज करके परचम लहराया था। इस बार भी बड़ी जीत की उम्मीद है। उत्साह इस बात से ज्यादा है कि लोकल सरकार में ताकत महिलाओं के हाथ में भी होगी। राजनीतिक जीवन में चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, जो भी काम हो, अभियानों की जिम्मेदारी हो, यात्रा हो, दौरे हो, वो सभी राजनेता करते हैं। ये महिलाएं राजनीति से संबंधित हैं, यानी राजनीति में हैं, कार्यकर्ता हैं, तो वो भी करती हैं। लेकिन अब जो टिकट मिला है करीब 44%, उससे इनका उत्साह बढ़ा है और इनका कहना है कि बहुत बेहतर तरीके से ये लोगों के बीच काम करके दिखाएंगे। तो यूपी में ये सकारात्मक बदलाव आधी आबादी के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।
और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 184 अंक की गिरावट के साथ 59,727 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 47 अंक फिसलकर 17,660 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को सराफा मार्केट में सोना चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने की कीमत 180 रुपए कम होकर प्रति 10 ग्राम 60,300 रुपए हुई। इससे पहले के कारोबारी सत्र में इस येलो मेटल का भाव प्रति 10 ग्राम 60,480 रुपए था। चांदी भी 240 रुपए फिसली, जिसके बाद 1 किलो चांदी का दाम 75,780 रुपए हुआ। 19 अप्रैल को टाटा मोटर्स के अल्ट्रोज का CNG वर्जन लॉन्च होगा। कंपनी ने अल्ट्रोज CNG का पहला टीजर जारी करते हुए ये जानकारी दी। टाटा अल्ट्रोज का CNG वर्जन ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जो भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस होगा। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी। नई पॉलिसी अपडेट के अनुसार ट्विटर बोलने के अधिकार की इजाजत तो देगी, यानी कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्विटर यूजर्स की ट्वीट्स की पहुंच को सीमित कर दिया जाएगा। मंगलवार को देश का पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खुला। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल स्टोर का CEO टिम कुक ने औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। इसके अलावा कुक ने खुद भी एप्पल स्टोर में आए कस्टमर्स का स्वागत किया। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति, सोच और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज एक ऐसी सुखद तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। दरअसल नोएडा के सेक्टर 63 थाने में कुछ ऐसा खास हुआ जिसकी इलाके में खूब चर्चा हो रही है। यही नहीं, यहां किया गया पुलिस वालों का वो काम समाज की एक नई सोच की तरक्की दिखा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आखिर ये खास कहानी है क्या। साहब जी ने शादी करवाई हमारे बच्ची की, आपका उनका साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी इज्जत रखवा दी सर जी ने, बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ सर जी को। उन्होंने हमारा इलाज करो, हमारी बच्ची की शादी करवा दी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके बच्चे बने रहे। पैसों की तंगी से जूझ रहे इस घर में जब शहनाई बजी, उसे देख हालात से मजबूर और बीमार मां का गला रूंध गया, मगर आशीर्वाद भी दिया उन खाकी वर्दी वालों को जिन्होंने उनकी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। लड़की के पिता महेंद्र पाल नोएडा के सेक्टर 63 थाने में सफाई कर्मी हैं। बेहद मुफलिसी में जिंदगी बसर कर रहे इस शख्स के सामने बिटिया के हाथ पीले करना बस की बात नहीं थी। जब उनकी माली हालत थाने के SHO को पता चली तो थाने की टीम ने वो काम किया जिसकी कल्पना महेंद्र पाल ने नहीं की थी। मेरे पास ऐसा नहीं था जो मैं एक नमक की थैली भी ले खरीद के। पूरे थाने ने ऐसी शादी की है साहब कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी बिटिया की पीड़े हाथ करे है, मैं उनका बहुत एहसान मानता हूँ। पूरा खर्चा सब उन्होंने उठाया, जो दान दहेज का, खाने पीने का सारा उन्होंने दिया है। साहब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी शादी कर पाऊंगा। महेंद्र पाल और उनके परिवार ने जब बिटिया की शादी तय की थी तो बताते हैं कि उनके पास 10 लोगों को खाना खिलाने का भी इंतजाम नहीं था, लेकिन जिस थाने में वो काम करते थे वहां पर उन्होंने SHO को बताया। उसके बाद थाने की पूरी टीम ने मिलकर देखिए पूरा इंतजाम, जैसे एक बेटी को विदा किया जाता है वो सारा इंतजाम किया। हालांकि लड़के वालों ने भी दहेज में एक पैसे की मांग नहीं की थी, लेकिन थाने के इंचार्ज और थाने की टीम ने कहा कि हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहन को वो सब कुछ देकर भेजें जिसकी एक परिवार में रोजमर्रा के दिन में आवश्यकता पड़ती है। नोएडा पुलिस ने लाचार माँ बाप का सहारा बन लड़की का कन्यादान भी किया। प्राइवेट आदमी है तो जिसके पास सरकारी कोई मद नहीं है। हमें जानकारी मिली कि ये अपनी पुत्री की शादी करना चाहता है, परंतु किन्हीं कारणोंवश पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है। इस बात को ध्यान में रख के हम सब ने एक मीटिंग करी गोपनीय रूप से, जिसके बारे में महेंद्र पाल को कोई पता नहीं था।
सबने सहयोग करने के बाद कहा कि जिससे जितना सहयोग बनता है लड़की की शादियां सब दे देते हैं। उसके बाद में कल इनकी लड़की आशु, उनकी शादी थी और पुलिस ने कन्यादान स्वरूप जितना भी कर सकते थे सारा खर्च उसमें पुलिस के द्वारा किया गया है और काफी अच्छा लगा, मन को सुखद अनुभूति हुई किसी की मदद करने के बाद में। सोफा है, अलमारी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है और एक बाइक भी है। तो ये सारी चीजों का इंतजाम पुलिस ने अपने तरफ से किया और सिर्फ इन्हीं चीजों का नहीं बल्कि जिस हिसाब से शादी हुई, टेंट और कैटरिंग तक का खर्चा पुलिस और उनकी टीम ने मिलकर उठाया है। जब ये थाने में स्वीपिंग का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, जब ये काम करते थे तो उन्होंने भी कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से वो अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर कभी ना कभी आपके सामने जरूर आता है, हालांकि किस रूप में आता है उस रूप को पहचानना मुश्किल है। इनके सामने ईश्वर पुलिस वाले बनकर आए और पुलिस वालों के इस काम के लिए उनको हमारा एक सलाम तो बनता ही है। कैमरामैन शगुन के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। न्यूज पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। डीयू ने कॉलेज में किसी तरह के फेस्टिवल या फिर इवेंट करने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं। डीयू ने यह कदम हाल ही में इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में एनुअल कल्चरल फेस्टिवल के दौरान हुई आपत्तिजनक घटना के बाद उठाया है। आपको बता दें कि डीयू ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कॉलेज में होने वाले फेस्टिवल और इवेंट के लिए नई गाइडलाइंस बनाई है। गाइडलाइंस के मुताबिक कॉलेज में फेस्टिवल और इवेंट आयोजित करने के लिए पुलिस से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया है। कॉलेज में होने वाले किसी भी इवेंट या कंसर्ट में अगर बाहरी लोगों को बुलाया जाता है तो उसके लिए भी पुलिस से एनओसी लेना जरूरी कर दिया गया है। इवेंट करने से पहले कॉलेज प्रशासन को पुलिस, बिजली विभाग, कॉलेज सिक्योरिटी, कॉलेज प्रतिनिधि और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सिक्योरिटी मीटिंग करनी होगी। कॉलेज फेस्टिवल या फिर इवेंट में शामिल होने वाले छात्रों, स्टाफ और दूसरे लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिस जगह पर फेस्टिवल या इवेंट हो रहा है उसकी क्षमता को देखते हुए ही लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ताकि बेवजह ज्यादा भीड़ ना हो। गाइडलाइंस में कॉलेज को अपना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को कहा गया है। अगर कॉलेज की बाउंड्री वॉल छोटी है तो उसे तार लगाकर बढ़ाना होगा ताकि बाहरी लोग दीवार फांदकर अंदर ना आ पाए। गाइडलाइंस में इवेंट के दौरान सीसीटीवी और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ कई गेट बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज से कहा गया है कि इवेंट में चेकिंग के लिए पुलिस विभाग से डोर फ्रेम मेटेलिक डिटेक्टर्स किराए पर ले सकते हैं। डीयू ने ये नए नियम 28 मार्च को इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में एनुअल कल्चरल फेस्टिवल के दौरान हुई घटना के बाद बनाए हैं। 28 मार्च को इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में एक फेस्टिवल हुआ था जिस दौरान बाहरी लड़के दीवार फांदकर अंदर आ गए थे। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि फेस्टिवल में घुसे इन बाहरी लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में की गई थी। डीयू के इन नए नियमों से कॉलेज फेस्टिवल और इवेंट कितने सुरक्षित रहेंगे और इससे छात्रों को कितना फायदा होगा, इस पर हमने सोशल अड्डा में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक फैसला लिया है। फैसला है कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए अब कोई भी कल्चरल फेस्ट होगा, कोई इवेंट होगा तो इसके लिए कॉलेज को दिल्ली पुलिस से एनओसी लेनी पड़ेगी। उन्हें ये जानकारी मुहैया करानी पड़ेगी कि किस तरह का फेस्ट हो रहा है, इसके बाद ही वो इसका आयोजन कर सकते हैं। डीयू का साफ तौर पर कहना है कि अगर इसकी जानकारी नहीं ली जाती है तो आगे अगर कॉलेज में कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कॉलेज खुद होगा। इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, ये जानने हम आ पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और सीधा स्टूडेंट से जानेंगे कि इस फैसले को कैसे देखते हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गलत फैसला है, ये और तानाशाही फैसला है। अब स्टूडेंट कोई फेस्ट करेगा इसको पुलिस ऑर्डर लेगा और
ये सब ये कोई हम मतलब ऐसा थोड़ा पढ़ने आए हैं यहाँ पे, फेस्ट होगा, प्रोग्राम होगा, इवेंट होगा। देखिए, लेकिन इससे बच्चों की सुरक्षा तो तय होगी ना। कोई भी कॉलेज में बाहर का स्टूडेंट नहीं आ पाएगा। साथ ही आपके कॉलेज में स्टम्पेट जैसी घटना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर रोकथाम लगेगी। नहीं तो ऐसे पुलिस बाहर इसकी सुरक्षा करे, अंदर गार्ड रहता है, गार्ड जानता है कौन आएगा नहीं, आईडी कार्ड चेक होता है, और इवेंट कराने के लिए फिर बाहर सुरक्षा पुलिस से पूछ के अंदर इवेंट करेंगे अपने कॉलेज में। ये कौन सी बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना। लेकिन ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि 28 मार्च को आईपी कॉलेज में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें कॉलेज की बाउंड्री को पार करके कुछ असामाजिक तत्व कॉलेज में घुस गए थे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उसके बाद ये फैसला लिया गया। कैसे देखते हैं? पुलिस से जो एनओसी लेने की बात है ना, वो मुझे लगता है एनओसी की बजाय ये होना चाहिए कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सेफ्टी के लिए आ जाइए। सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि पुलिस को सिक्योरिटी के लिए हमें आना, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी बहनों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वहां तैनात खड़ी रहे, लेकिन एनओसी हम ना लें। सिर्फ मात्र एक इन्फॉर्म करें पुलिस को, रिटर्न में हम दें कि हम कार्यक्रम करवा रहे हैं और आपको आना है, बस इतना ही है। पुलिस ये कोई नहीं होती है डिसाइड करने वाली कि वो हमें एनओसी देगी तो हम प्रोग्राम करेंगे। आप एनओसी नहीं दे पा रहे हैं तो क्या हम कार्यक्रम रद्द कर दें? ये बिल्कुल गलत है। जैसे आपने कहा, मेरे दो साथियों ने कहा कि जो दिल्ली पुलिस को एनओसी लेना है, मैं इसको वैलिड मानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे फेस्ट अटेंड भी करे हैं। और आपने जैसे कि कहा कि पिछले जो आईपी जो कॉलेज में हुआ था, और मैंने पहले भी देखा गार्गी कॉलेज में भी काफी हुआ था। तो अगर प्रशासन को सिर्फ हमें दिखाना ही है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एनओसी लेना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रशासन ही देखेगा कि वहाँ की कैसी सुविधा है और वहाँ क्या क्राउड जो है, वहाँ कितना वो वहाँ पे मतलब वो आ रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं। तो उनको देखते हुए अगर उनको पता हो या उनको नो ऑब्जेक्शन हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें जो है हमारे ही जो साथी हैं, या चाहे वुमेन, मेल या फीमेल कोई भी हो गए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये एक पॉजिटिव फैसला है, क्योंकि डीयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग 1.5 से 2 या 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत 100 कॉलेज हैं। अब हर एक कॉलेज में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। एडमिन बहुत मतलब कि एक मशीनरी है, एडमिन अपने आप में बहुत सीमित होता है, वो हर एक लड़की के साथ, हर एक लड़के के साथ बॉडीगार्ड खड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए यदि कोई इवेंट होता है तो हमको एनओसी लेनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और साथ में हमें ये भी कहना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को पब्लिक सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सिक्योरिटी का मसला है, ये स्टूडेंट सिक्योरिटी का मसला है और स्पेशली ये वीमेन सिक्योरिटी का मसला है। अमेरिका में पकड़े गए हैं 2 चीनी नागरिक। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूडान में जारी हिंसा के बीच वहां भारतीय दूतावास ने एक बार फिर एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने भारतीयों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। साथ ही कहा कि वो शांति बनाए रखें और वे जहां हैं वहीं पर रहें। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय भी पूरी निगाह बनाए हुए है। हाल ही में सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच तख्ता पलट को लेकर काफी संघर्ष शुरू हो गया था। अमेरिका के मैनहट्टन में चीन के 2 नागरिक गिरफ्तार किए गए। इन पर चीन की मदद के लिए सीक्रेट पुलिस स्टेशन चलाने का आरोप लगा। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया कि ये दोनों लोग गैर कानूनी तौर पर यहां इस तरह के काम में शामिल थे। लुजियान वांग और चेन जिनपिंग पर आरोप है कि उन्होंने चीन में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ साजिश रची। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक रूसी सैनिकों के बीच पहुंचे। इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया गया। बताया गया कि ये वीडियो यूक्रेन के दक्षिणी खेरसॉन का है। इस वीडियो में पुतिन एक सैन्य हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने अपने टॉप आर्मी ऑफिसर्स के साथ एक बैठक की और सुरक्षा हालात पर रिपोर्ट ली। अमेरिका और कनाडा की खुफिया एजेंसियों में ज्यादा से ज्यादा महिला अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। इस मिशन में FBI भी शामिल हो गई। अभियान का नाम 30x30 होगा, यानी 2030 तक अफसरों की रैंक में महिलाओं की संख्या कम से कम 30% तक बढ़ाई जाएगी। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने अपनी खुफिया एजेंसी में ये मिशन पूरा करने का वादा किया। FBI के अलावा निजी कंपनियां भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रही हैं। फिजी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 रही। ये भूकंप इतना जोरदार था कि इससे कुछ देर तक लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये भूकंप वहां के समय के अनुसार सुबह करीब 10 बजे आया। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर टैक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर है। देश में अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कोरोना महामारी के बाद ये खाई और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।
इसी कड़ी में अब एक बड़ी योजना लाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुटी है। इस बदलाव के जरिए सरकार की कोशिश होगी कि देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो सरकार का फोकस इसी बदलाव पर होगा। मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया है कि नए बदलाव के तहत मोटी कमाई करने वाले देश के अमीर लोगों पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा टैक्स सिस्टम के तहत भारत में अमीर लोगों की आय पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन इक्विटी फंड और शेयर जैसे खास एसेट क्लास के कैपिटल गेन पर टैक्स रेट कम है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जानकारों का मानना है कि भारत सरकार कैपिटल पर डायरेक्ट टैक्स लगाने के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा निर्भर है, जो कि चीजों की खपत पर लगाया जाता है। यही वजह है कि भारत में गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, जबकि अमीर और अमीर हो रहे हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के मुताबिक भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास ही देश की 77% संपत्ति है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सिर्फ 6% लोग ही इनकम टैक्स चुकाते हैं। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कई इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर साल 2017 में जीएसटी लागू किया था। जीएसटी को देश में इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। कनाडा का मीडिया हाउस सीबीसी और ट्विटर आ गए हैं आमने सामने। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। कनाडा के मीडिया हाउस सीबीसी ने ट्विटर पर अपने ट्वीट रोक दिए। दरअसल ट्विटर ने उसे सरकारी फंड से चलने वाला संस्थान बताया था। इस पर सीबीसी ने नाराजगी जताई। हालांकि इससे पहले कंपनी ने उसके प्रोफाइल से 70% गवर्नमेंट फंडेड मीडिया हाउस का टैग हटाने की अपील की थी। इस पर ट्विटर चीफ एलन मस्क ने ट्वीट किया और लिखा कि अब इसे घटाकर 69% कर दिया गया है। इसी पर सीबीसी ने नाराजगी जताई और ट्विटर पर कोई भी खबर नहीं शेयर करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एंट्री का ऐलान किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस एआई चैटबॉट का नाम ट्रुथ जीपीटी होगा। यानी अब मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का नया अपडेट जारी किया। इसमें कई फीचर जोड़े गए हैं। वहीं कंपनी ने नए अपडेट में कुछ बग पर भी काम किया है। जयपुर में विदेशी क्रिकेटर्स ने उठाया राजस्थानी दाल बाटी का लुत्फ। तो खेल जगत की कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। आईपीएल खेलने भारत आए वेस्टइंडीज के क्रिकेटर निकोलस पूरन राजस्थानी दाल बाटी का लुत्फ उठाते नजर आए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें पूरन जयपुर में रवि बिश्नोई के साथ मौजूद दिखाई दिए। इसी वीडियो में रवि बिश्नोई निकोलस पूरन को ये बताते नजर आ रहे हैं कि इस राजस्थानी बाटी को कैसे खाते हैं। ये दोनों ही क्रिकेटर आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की तरफ से खेल रहे हैं। नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा चोटी के पास लापता हुई भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर सकुशल मिल गई। एक दिन पहले उनके लापता होने की खबर मिली थी। इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से सकुशल कैंप ले आया गया। बलजीत कौर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने 4 रनों से मात दी। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम महज 159 रन ही बना पाई। वैसे अभी 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान की टीम 2-1 से आगे है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में लिवरपूल ने बड़ी जीत हासिल की। उसने लीड्स यूनाइटेड को 6-1 से हरा दिया। फिलहाल लिवरपूल के इस सीजन के 8 मैच और बचे हैं, लेकिन उसका टॉप 4 में सीजन खत्म करना मुश्किल लग रहा है।